चलिए दोस्त, तो हम लोग अपना क्लास शुरू करें। जहां लास्ट छोड़े थे वहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट हमने जो कहानी स्टार्ट किया था वो था रेस्ट का कॉन्सेप्ट। रेस्ट का कॉन्सेप्ट मतलब वहां पर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बोला था, मैंने एक एग्जांपल लिया था और थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया था। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और आपको पूरा बात क्लियर करके देता हूं। आप एक काम करो, मेरे साथ एक और एग्जांपल नोट करो। एग्जांपल नंबर 2, जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 आप नोटिंग करेंगे। लिखिए, डाउन पेमेंट 1 लाख, उसके बाद है इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ, पहला है सेकेंड ईयर 3,50,000 at the end of fourth year 2,50,000 at the end of sixth year 1,21,000. Point number 3, interest at the rate 10% per annum with yearly rest. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड कैश प्राइस। फाइंड कैश प्राइस। लिख लिया? देखो सम पे ध्यान दो। मैंने बोला डाउन पेमेंट 1 लाख है, मैंने बोला इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं है, सेकेंड ईयर। नेक्स्ट कब है? फोर्थ ईयर के एंड में। नेक्स्ट कब है? सिक्स्थ ईयर के एंड में। तो अगर आप इस बात को विजुअलाइज करने का कोशिश करोगे तो समझो, मान लो मैंने एसेट यहां 0th ईयर में लिया, क्या फर्स्ट ईयर के एंड में कोई इंस्टॉलमेंट देना है? नहीं। मेरा पहला इंस्टॉलमेंट कब देना मुझे? सेकेंड ईयर के एंड में। थर्ड ईयर के एंड में कुछ नहीं देना है, अगला कब देना है? फोर्थ ईयर के एंड में। फिफ्थ ईयर के एंड में कुछ नहीं देना है, अगला कब देना है? सिक्स्थ ईयर के एंड। तो अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर का एंड, फिर फोर्थ ईयर का और फिर सिक्स्थ ईयर का। तो क्या मैं ऐसे आपको विजुअलाइज करा पा रहा हूं क्या? हर एक मेरा इंस्टॉलमेंट 2 साल के बाद है। मेरा हर एक इंस्टॉलमेंट कितना दिन बाद है? 2 साल के बाद। यहां तक कोई बड़ा इशू नहीं होगा आपको, किंतु इंटरेस्ट के बारे में पढ़ो। इंटरेस्ट के बारे में हमने क्या लिखवाया? इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, एक साल का 10% है, किंतु विथ क्या बोला मैंने? ईयरली रेस्ट। ईयरली रेस्ट समझ रहा है? मतलब कंपाउंड होगा हर साल के बाद। मतलब आप समझो, यहां पर अगर मैंने एसेट खरीदा, पहला इंस्टॉलमेंट कहां देना है? यहां पर, किंतु इंटरेस्ट रेस्ट यहां लेगा। मतलब पहले यहां से यहां तक का इंटरेस्ट, उसके बाद यहां से लेके इंटरेस्ट के दिन का इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट कितना बार जुड़ेगा? 2 बार, वो भी एक एक साल का। आप अभी तक समझ नहीं रहे हैं, आप जरा सा ध्यान दो। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर, कि मान लो अगर मैं बोलता हूं मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज का है, यानी मेरा जो पहला इंटरेस्ट जुड़ेगा वो 100 रुपीज फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट रेट 10% करके, कितने महीने का? पूरा एक साल का। एक साल का मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो ये एक साल बाद ये कितना अमाउंट बन जाएगा? 110, 110। और उसके बाद फिर से इंटरेस्ट जब जुड़ेगा, इस बार किस पे जुड़ेगा? हाँ, 110 पे जुड़ेगा, फिर से 10% एक साल के लिए, मतलब 11 रुपीज का इंटरेस्ट जुड़ेगा, और ये जुड़ के कितना बन जाएगा? 121। समझ में आ रहा है? ईयरली रेस्ट लिया तो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहां पर है, यहां पर एक साल और यहां पर एक साल, तो 2 बार कंपाउंडिंग होगा, 2 बार इंटरेस्ट जुड़ा। तो मेरा फैक्टर अब जब बनेगा वो 100 बाई क्या बनेगा? 120। अब जैसे मैं ये दिखा रहा हूं ना, एक बच्चा मेरे से गुस्सा हो गया, बोले भैया आप जो कर रहे हैं ना, आप सही नहीं करते। हम बोला क्यों? बोला भैया आप एक सम कराए थे, उसमें भी रेस्ट था,
वहां पर तो रेस्ट को लेकर आप बात की है नहीं कुछ भी। हम लोग कौन सा सम का तुम बात कर रहा है? तो भैया बोले भैया आप एक सम कराए थे, कहां गया लास्ट वाला सम, कौन सा किए थे हम लोग? हाँ ये वाला सम कराए थे भैया आप एक तो लास्ट दिन, ये हम लोग को करवाए थे भैया सॉरी ये वाला, हाँ यही वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4 कराए थे यार। बोले भैया यहां पर भी देखिए आपका इंटरेस्ट था 10% पर एनम, 2 ईयरली रेस्ट था। और ये वाला सम देखिए भैया आप जब सॉल्व कराए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 कहां पर है सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जब आप कराए थे यहां पर तो कोई आप इंटरेस्ट कंपाउंडिंग नहीं किए, 10 into 2 करके फट से निकल गए, कंपाउंड नहीं किया, आपका गलत है। नहीं, बात समझो, कंपाउंड कैसे पता चलेगा कंपाउंडिंग करना है, मेरे तरफ पूरा फोकस करके देखना, मेरे तरफ ये एक इंस्टॉलमेंट है और ये एक इंस्टॉलमेंट है, अगर 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में रेस्ट हो जाए तो कंपाउंडिंग लगेगा, नहीं देगा, ध्यान से देखना, हाथ देखेगा तो ही समझ में आएगा, ये एक इंस्टॉलमेंट और ये एक इंस्टॉलमेंट, अगर 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में अगर रेस्ट आता है, 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में अगर रेस्ट आता है तो ही कंपाउंड होगा, और बीच में अगर रेस्ट नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। आप समझो यहां पर जो रेस्ट बोला था, जो रेस्ट बोला था क्या बोला था, प्योरली रेस्ट, और अपना ये जो इंस्टॉलमेंट था ये भी तो क्या था, तो भैया रेस्ट तो डायरेक्ट यही ले रहा है ना, क्या बीच में रेस्ट आया है, नहीं, तो कंपाउंडिंग का केस नहीं बना, ये किसका बन गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल का अगर 10% है, 2 साल का डायरेक्ट क्या बोलेंगे 20% इंटरेस्ट। किंतु यहां पर मैंने जो अभी एग्जांपल लिया, ये भी आपका इंस्टॉलमेंट 2 साल का इंस्टॉलमेंट है, किंतु आपका रेस्ट ईयरली था, बीच में आ गया, दिखाई दे रहा है 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में रेस्ट आ गया, जैसे 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में रेस्ट आएगा मतलब क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने 2 बार इंटरेस्ट लगाया अलग। क्या मेरा बात पल्ले पड़ा? ऐसे करना जब भी कंपाउंड होगा, ऐसे ऐसे, ये याद रखना, कहां आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, बीच में क्या आएगा, रेस्ट, किसके बीच में आएगा, 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में, तब आपको वो ये लगाना पड़ेगा। रेस्ट लिया इसीलिए पहले 10 रुपीज जुड़ा, जुड़ के क्या बना 110, फिर से 1 साल का उस पर इंटरेस्ट, थोड़ा सा क्लैरिटी मिला। लिखो चलो मेरे साथ साथ, ये ड्राइंग बनाओ पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लिए थे ना, चलो ये ड्राइंग बनाओ पहले, ये वाला लिखो, और उसके बाद आप मेरे को कैश प्राइस निकाल के दो, मैं नहीं निकाल रहा इस बार। बोले ये क्या बात हुआ, यही बात हुआ, चलो अरे क्लियर कर देंगे पूरा, पर पहले से थोड़ा बेटर समझ में आया। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोग एक एग्जांपल किए थे, पर उससे थोड़ा बेटर लग गया होगा, अब 100% बेटर करेंगे। ये वाला एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल लेंगे तो फुल पेजेड क्लियर हो। ये डायग्राम बना रहे हैं ना तुम लोग, ये डायग्राम ही तुमको बाद में बचाएगा। बचपन में मैथ्स किया है ना, जो नहीं पता उसको क्या अज्यूम करते हैं, या तो 100 या तो एक्स, एलजेब्रा कर रहे हैं तो एक्स, एरिथमेटिक कर रहे हैं तो 100, मैं तो एरिथमेटिक कर रहा हूं इसलिए 100 ले लिया। हो गया, इतना दूर कॉपी किया, ड्राइंग तो कॉपी हो गया होगा सबका। इसके नीचे ये निकाला फैक्टर 121। अच्छा, अब मेरा था कितना इंस्टॉलमेंट, 3, तो मैं स्टार्ट करूंगा 3rd इंस्टॉलमेंट से। अच्छा ऊपर हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, मैंने वो हेडिंग नहीं लिखा, मैं नहीं लिखे तो लिख दीजिए। अच्छा लो लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, खुश, हम ही लिख दिए। 3rd इंस्टॉलमेंट कितने का था, 3rd इंस्टॉलमेंट 121। हम जिससे पूछेंगे सिर्फ वही बच्चा आंसर देगा, हम जिससे पूछेंगे ओ दीदी आप बताइए फैक्टर इनटू क्या भाई क्या करें,
बस हो गया। पहले बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा, देखो अभी समझ में आ गया। बाकी बच्चे लोग ठीक बोले या नहीं ये बच्ची? अच्छा, सेकंड इंस्टॉलमेंट लिखने जा रहा हूं मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा रिप्लाई करेगा। कौन बोलेगा? दादा आप बोलो, क्या लिखें? ये पूरा पूरा इक्वेशन बताओ क्या लिखें। 1 लाख प्लस क्या? 2,50,000। हाँ ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 250 था, फिर क्या करेंगे बोलो? 100, 121। वेरी गुड। ए बाकी लोग बोलो, ये के बच्चा ठीक बोल पाया क्या मेरे को? ये कितना रहा फिगर? 2,89,256। बहुत अच्छे। और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट ये 289,256 है, प्लस क्या? 350। बहुत अच्छा, 350 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 121। 528,311। 528,311। किंतु ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है। नहीं सर, टोटल कैश प्राइस निकालना है, तो आई विल टेक 528,311 प्लस व्हाट इज योर डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट इज 1 लाख। ओके, so the net cash price becomes 6,20,311। क्या तकलीफ है? एक और एग्जांपल लेंगे, एक और, ये बात क्लियर करना है, क्योंकि ये सब अगर सम में आने लग जाए तो आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। बाकी लोग हायर परचेज का सम जो लोग छोड़ते हैं ना, वो यही सब चीज देख के छोड़ देते हैं, और हम लोग को पहले इसी को स्ट्रॉन्ग बनाना। अकाउंटिंग संभाल लोगे तुम लोग, हमको पता है, गारंटी है, फंसने का काम यहीं पर है। 99% बच्चा लोग को ये सब आता ही नहीं। बोलो क्लियर हुआ? यहां तक सबको लिख लिया? किसी के लिए वेट करना है? नहीं। एग्जांपल लिखो चलो। एग्जांपल नंबर कितना बन रहा है? 3। लिखो पॉइंट नंबर 1। अच्छा, कोई अगर पूछेगा कैसे पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तो रेस्ट वर्ड रहेगा वो ठीक है, किंतु रेस्ट वर्ड देके भी तो बहका सकता है। क्या क्या देखना है? रेस्ट कहां पर होगा? 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में होना चाहिए, बीच में, ठीक है ना? अच्छा, डाउन पेमेंट चलो 2 लाख है। ये देखो, मैंने तुम्हारा पुराना बात दे दिया, एनुअल इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 3 लाख का, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख का, और थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट है 1 लाख का। इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum with quarterly rest। क्वार्टरली रेस्ट। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? और एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 महीना। तो अगर आप विजुअलाइज करने का कोशिश करेंगे तो ये मेरा 0 है, ये मेरा फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और ये थर्ड ईयर। और मेरा जो इंस्टॉलमेंट्स है मुन्ना, वो इंस्टॉलमेंट्स तो ईयरली इंस्टॉलमेंट ही है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, हर साल एक इंस्टॉलमेंट जाएगा। किंतु इंटरेस्ट बोला 10% पर एनम विद क्वार्टरली रेस्ट। क्वार्टरली मतलब सुनो, 1 2 3 4, आप समझ रहे हो? ये फर्स्ट, ये ऐसे लिख दे रहा हूं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, और ये Q4 आ जाएगा। मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, बट आप समझ पा रहे हो? अच्छा सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, तो 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में कितना रेस्ट है? 4 नहीं, 3 नहीं, ये 4, ये भी तो चौथा भी है ना, लास्ट डे में आ गया। तो 2 के बीच में 1 2 3 4 टुकड़ा हुआ है। समझ रहा मेरा बात? 4 टुकड़ा, तो इंटरेस्ट भी 4 बार जोड़ना पड़ेगा। तो भैया तुम लोग हेल्प करो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट द प्रिंसिपल भी, साथ साथ लिख रहे हो ना, लेट द प्रिंसिपल भी क्या लेंगे? 100। इसके साथ पहला इंटरेस्ट जोड़ेंगे,
हमारा पहला था 100, इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट? 10%। क्वार्टरली बोला मतलब 3/12, मतलब क्या होगा? 3 रुपए। 3 रुपए जोड़ के ये तो बन गया 103। क्या 103 फैक्टर बन गया क्या? नहीं सर, 4 बार जोड़ना पड़ेगा। किंतु इस बार जब आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे 100 पे जोड़ेंगे ना, ना भैया 103, इसके ऊपर फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 103 इंटू 10%, 3/12 कर दिया, तो इंटरेस्ट आ रहा है 2.58। तो ये जोड़ के आ रहा है 105.58। यस सर, नो सर? बस खत्म किया, और इंटरेस्ट है और भैया 2 बार। तो इस बार लेंगे 105.58, इसका 10%, 3/12 इंटू 10% इंटू 3/12, 2.64 कर दीजिए इसको, राउंड ऑफ करके 105.58 2.64, ये बन रहा है 108.22। बस 3 बार की, एक बार और क्वार्टरली है ना भैया, तो एक बार और। तो इंटरेस्ट 10822 इंटू 10% इंटू 3/12, इंटरेस्ट बन रहा है 2.71। तो ये बन गया 110.93। और 3 नहीं था ना, मैं कुछ गलत लिखा क्या? तो कौन ही, तुम लोग ही तो कोई बोला यार 3 है। हाय हाय, तो सारा गलत हो जाएगा फिर तो ऐसे। ओहो 3 नहीं है ये, सारा गलत हो गया। 3 कौन बोला था नालायक? शरा दिखाना तो, हम सुन के लिख दिए। अच्छा कोई बात नहीं, वो 2.5 था। तो फिर अगला वाला जो तुम इंटरेस्ट निकाला होगा 102.5 के ऊपर 10% 3/12, वो एक तो गलत लिख दिया तो कांड हो गया। ये आएगा 2.56, 102.5 प्लस 2.56, ये बन गया 105.06। अब 105.06 के ऊपर इंटरेस्ट होगा। अब देखना इंटरेस्ट कहीं कांड नहीं हो रहा इस बार भी, फिर पता चला फिर कटवा देगा, बोलेगा गलत है। हाँ 2 डिजिट, ज्यादा रख के कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला मेरे को, तो इसलिए 2 डिजिट। क्योंकि जितना ज्यादा डेसिमल लोगे उतना कैलकुलेशन तुम्हारा बर्डनसम हो जाएगा ना, क्या फायदा। 2.69, ये 110.38 बन रहा है। अच्छा अब ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है ना अब? नहीं, इस बार इसलिए हम अपने से ही देख लिए। इसका मतलब मेरा जो फैक्टर इस बार बनेगा 100 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा बोलते? 110.38, ये फैक्टर बनेगा। दिमाग में जा रहा है? एकदम सही है? अरे बोल लो। चलो अब मेरे को एक एक करके निकालना है, हेडिंग लिखना पड़ेगा। यहां तक सबका हो गया तो एक हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस का। अच्छा ये वाला एग्जांपल करने के बाद ऐसा लग रहा है अब थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट कंट्रोल में हो गया, ठीक है ना? घबराने का नहीं है, मेरा हाथ याद करना, जब भी कंपाउंड होगा तो ऐसे ऐसे हाथ करना, और ऐसे याद रखना 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में अगर कोई रेस्ट है तो वो क्या है? कंपाउंडिंग। और जितना तो टुकड़ा बनेगा उतना बार इंटरेस्ट जुड़ेगा। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट बोला तो कितना बार जुड़ेगा इंटरेस्ट? 2 बार। क्वार्टरली बोला तो 4 बार।
हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, मैंने ईयरली में 2 बार नहीं बोला, हाफ ईयरली में बोला। ओ अच्छा रटे हैं, अच्छा वो रटने वाला में प्रॉब्लम है। वो ईयरली रेस्ट जो वाला एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमारा इंस्टॉलमेंट जो था ना वो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट से दूसरा इंस्टॉलमेंट के बीच में 2 साल का गैप था और मेरा रेस्ट ईयरली था, इसलिए 2 बार इंटरेस्ट जुड़ा। हाँ पढ़िए पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा बच्चे। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस मेरे को स्टार्ट करना है 3rd इंस्टॉलमेंट से, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट से। मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट था 1 लाख रुपीस का। मुना कौन बोलेगा 1 लाख इंटू, कौन बोलेगा दीदी आप बोलेंगे 1 लाख इंटू 100 बाई 110.8। बाकी बच्चा लोग बोलो, क्या ये दीदी ठीक बोली है क्या? वेरी गुड। सो है 90,596, 90,596। अब इसके बाद लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, कौन बोलेगा इस बार? दीदी दीदी आप बोलेंगे, बोलिए अगला क्या लिखे, सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे लिखेंगे? 90,596 प्लस 2 लाख का चाहिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख है, लिया ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई। बाकी बच्चा लोग चेक करो, क्या ये दीदी ठीक बोल पाई है? बस ठीक है, तुम लोग स्मार्ट बन ही गया तो क्या करेंगे। दिस इज 2,63,269 and last one, first installment, this will be 263,269 प्लस पहला इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का था? 3 लाख रुपए का, तो दिस विल बी 3 लाख इंटू 100 बाई 110.38। ये फिगर कितना बन रहा है? 5,10,300। ऐसे एक लास्ट लाइन आता है किसका? टोटल कैश प्राइस, दिस इज 5,10,300 प्लस डाउन पेमेंट कितना था मेरा? 2 लाख, तो दिस बिकम्स 7,10,300। कैसा लगा? थोड़ा कंफर्ट लेवल में हम लोग गए ऐसा लग रहा है। अब ये रेस्ट वेस्ट को लेके तकलीफ तो नहीं होगा? अब एग्जाम में रेस्ट आए तो तुम एक्साइटेड हो जाना, तुम रेस्ट करने मत लग जाना। क्या कुछ और आ रहा है बच्चे? किसी का और कुछ आ रहा है क्या? एकदम बढ़िया। एक सम करें बुक से, एग्जांपल्स क्लियर हो गया सब, तो अब मैं बुक से सम करूं। अच्छा, बुक में सम में जाने से पहले सुनो ना, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दोगे जल्दी से? सारा बच्चा का लिखना हो गया, फुल फोकस मेरे तरफ है। सुनो ना, मान लो इस समय में छोटा सा चेंज कर देता हूं तो क्या होगा मेरे को बताना। तो मान ली पूरा सम सेम है, मैं बोलता हूं इंटरेस्ट एट द रेट 10% विथ, अगर मैं यहां बोल दिया ईयरली रेस्ट, अब बोलो क्या होगा? क्वार्टरली नहीं बोला मैंने, क्या रेस्ट बोला? 6 महीना का होगा। ईयरली रेस्ट समझ रहा है ना? इंटरेस्ट कब जुड़ेगा? 1 साल के बाद। मेरा पहला इंस्टॉल, ये मेरा पहला और ये दूसरा, उसके बीच में कितना गैप है? 1 साल का। और मेरा इंटरेस्ट भी कब है? हाफ ईयरली बोला है, क्वार्टरली बोला है, क्या बोला है? तो वो तो यहीं पर आ रहा है ईयर में, तो इन दोनों के बीच में क्या रेस्ट आया? अगर नहीं आया इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब नॉर्मल सम बन गया। तब मेरे लिए फैक्टर बनेगा 100/110। अरे नहीं समझ रहा है? समझ गया ना? अगर ये ईयरली रेस्ट बोला है और तुम्हारा इंस्टॉलमेंट भी अगर ईयरली है तो इसका मतलब इसमें कोई कंपाउंडिंग का खेला है ही नहीं। किंतु अगर मैं बोल दूं ये मेरा ईयरली है और ये मेरा 2 इयर्स का इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 साल के बीच बीच में, अब बताओ, मतलब एक इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल के बाद आ रहा है,
किंतु इंटरेस्ट 1 साल के बाद ही रेस्ट ले रहा है, यहां पर तो 2 बार इंटरेस्ट जुड़ेगा 1 साल का। नहीं समझ में, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अरे यस सर कि नो सर? अच्छा एक बदमाशी करते हैं, देखिए देखिए तुम्हारा दिमाग काम करता है क्या? ठीक है, मतलब इनका दिमाग का खुरापाती खत्म नहीं होता है। सुनो ना, मान लो ये मेरा इंस्टॉलमेंट है, ईयरली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या है? किंतु मेरा इंस्टॉलमेंट कैसे देता हूं पता है? पहला इंस्टॉलमेंट 3 महीना के बाद, उसके बाद 9 महीना के बाद, पहला 3 महीना के बाद देंगे, उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट 9 महीना के बाद, फिर 3 महीना 9 महीना, 3 महीना 9 महीना, ऐसे देते हैं। साल में कितना इंस्टॉलमेंट है? 2 इंस्टॉलमेंट, नहीं सॉरी, रेस्ट का बात कर रहा था मैं। हाँ, साल में एक ही इंस्टॉलमेंट, चलो 2 करेंगे तभी गड़बड़ हो जाएगा। एक ही इंस्टॉलमेंट देते हैं ईयर के एंड में, किंतु रेस्ट बोल रहा हूं, पहला रेस्ट 3 महीना के बाद है, किंतु दूसरा रेस्ट 9 महीना के बाद। क्या करोगे? 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार 3 महीने का, मतलब 100 पे 3%, मतलब 3 महीने का जो आएगा उसके ऊपर फिर 9 महीने। पर इतना पूछेगा नहीं। अब ये मैथ्स था, जिसको थोड़ा मैथ्स अच्छा लगता है वो समझ गया होगा। अगर मान लो अभी ये वाला जो बात बोला किसी को समझ में नहीं आया, तो कोई डरने का बात नहीं, ऐसा कुछ पूछेगा। जितना मैं करा रहा हूं इट इज मोर देन एनफ, जितना पूछता है उससे ज्यादा ही करा रहा हूं। ठीक है, फ्यूचर का सोच के करा रहा हूं कि अगर फालतू क्वेश्चन भी बना दे तो मैं हैंडल कर। समझ गया? चलो कोई बात नहीं, एक सम करते हैं, देखते हैं तुम कितना समझा। चलो तुम्हारे लिए मैं सम लेके आया, सम नंबर 5। अगर तुम ये सम मेरे को ठीक से बता पाया, गाइड कर पाया कैसे करना है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इंटेलिजेंट बच्चा है, नहीं तो फिर इंटेलिजेंट का उल्टा है। तो हम क्यों अपने मुंह से बेवकूफ बोले तुमको? ठीक है, चले रेडी? घर बैठा बच्चा लोग, ठीक है ना? रेडी? ओके। जीडी मिलिंग इंडस्ट्रीज परचेज एन एसेट ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो जीडी मिलिंग अगर परचेज कर रहा है तो ये हायर परचेजर है कि हायर वेंडर है? हायर परचेजर। दे पे 1524 डाउन पेमेंट, तो डीपी दिया, डाउन पेमेंट दिया, एंड 5400 एंड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1800 ईच। एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1800। कितना तो इंस्टॉलमेंट है? एट एन इंटरवल ऑफ 2 years। ओ, एट एन इंटरवल ऑफ 2 years, समझ गया? ये बाई ईयरली इंस्टॉलमेंट, 0 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो मतलब ये लोग बोल रहा है पहला इंस्टॉलमेंट 2 साल के बाद, अगला 2 साल के बाद, और अगला भी 2 साल के बाद। ऐसे इंग्लिश बोलो, ये बाई ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, आगे बोला है वेंडर, हायर वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन। इंटरेस्ट रेस्ट कब लेता है? 1 साल के बाद। इधर देखो, विजुअलाइज करो, यानी यहां से इंटरेस्ट चालू होगा तो पहले यहां रेस्ट, फिर यहां पर। मैं ज्यादा समझाना नहीं चाह रहा हूं। क्या 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में रेस्ट आ रहा है? हाँ कि ना? हाँ, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट कितना बार जुड़ेगा बोलो देख के? 2 बार जुड़ेगा। कितने कितने दिन का? 3-3 महीने का कि 6-6 महीने का? 1-1 साल का। अरे ईयरली रेस्ट है ना भाई, तो 1-1 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो चलो साथ में करते हैं। अगर मैं अब बताओ, ये वाला ना प्रेजेंटेशन में ये वाला जो लिखता हूं ना प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये जरूर लिख के दिखाना। अगर मैं प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया 100, तो मेरा पहला इंटरेस्ट 100 के ऊपर रेट था 10%, पूरे साल का होगा, दैट इज 10 रुपीज। ये बन गया 110 पहला साल के एंड में। किंतु मेरा इंस्टॉलमेंट तो 2 साल का है ना, तो 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट और एक बार जोड़ना पड़ेगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट और एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो इस बार 110 पे पूरे 1 साल का इंटरेस्ट 11 जुड़ेगा। तो यानी मेरा फैक्टर क्या निकल गया? 121। तो मेरा फैक्टर बनेगा 100/121। यस सर कि नो सर? समझ पा रहे हो सर? ओके, ये भी हो गया भैया। फिर क्या करेंगे? हाँ, चालू हो जाओ। यहां तक सारे बच्चे साथ साथ लिख चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। हाँ, 1800 था इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट था 1800 करके। तो हम स्टार्ट करेंगे 3rd इंस्टॉलमेंट से। हमारा 3rd इंस्टॉलमेंट था 1800,
मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 121, कितना रहा? 1488, 1488। ए सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1488, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 1800 का ही है ना, फैक्टर वही है 100 बाई 121, 1488 प्लस 1800 कितना? 27, ओके 2717। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना कैश प्राइस है वो चेक करना है। तो 2717, पहला इंस्टॉलमेंट भी 1800 का है ना, इंटू 100 बाई 121, 3733, 3733, 3733। नहीं यहां तक ठीक है ना? हाँ वो तो करेंगे ही, देख लो यहां तक ठीक है। ये सब कह रहा है ना 3733। मुझे निकालना क्या था? टोटल कैश प्राइस। तो मेरा टोटल कैश प्राइस आएगा 3733 प्लस मेरा डाउन पेमेंट था 1524, 1524, 5257। बोलो कैसा लगा? बोले भैया बहुत मैथ्स हो गया, अब नहीं सका जा रहा है, अब मैथ्स खत्म कीजिए। ठीक है जैसा आप बोलो, पर एक बार तक तो थोड़ा कैश प्राइस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना आ गया, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ठीक है आगे और लेंगे एक बार कैलकुलेशन का चर्चा, अभी एक बार रुकते हैं नहीं तो फिर पागल हो जाएगा तुम। ठीक है ना? अभी तुमको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा, इतना दूर तक तो सीख लिया, मतलब ऑलरेडी तुम बाकी लोगों से बहुत आगे चला गया। अभी लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, दैट इज रिपोजिशन ऑफ गुड्स। अच्छा तुमको याद है बच्चे कि तुम भूल गया, हम लोग यूनिट नंबर 1 में खड़े हैं, याद है? हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 किसका? बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और हायर परचेजर में मैं कौन सा मेथड सिखा रहा था याद है? कैश प्राइस मेथड। तो अभी भी मैं कैश प्राइस मेथड में हूं, उसी में चल रहा है कॉन्सेप्ट 1 2, और उसी में अब आए हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 है रिपोजिशन ऑफ गुड्स। ये क्या है? याद करो पहला लेक्चर हायर परचेज का मैंने आपको समझाया था, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में सबसे बड़ा फर्क क्या था याद है? हायर परचेज सिस्टम में जब तक परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता, ओनरशिप किसके पास होता है? वेंडर के पास, परचेजर के पास नहीं होता है। किंतु इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बोला था जैसे ही सेलर बायर को डिलीवरी देता है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। फिर मैंने समझाया था हायर परचेज में क्योंकि ओनरशिप सेलर के पास है जब तक सारा इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए, तो अगर परचेजर कोई भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर देता है, क्या कर देता है? गलती हो गया उससे, डिफॉल्ट कर दिया, नहीं दे पाया, तो हायर वेंडर के पास ये पावर है कि वो उसका एसेट को क्या कर सकता है? रिपोजिट कर सकता है। इंस्टॉलमेंट में रिपोजिशन नहीं होता है, किंतु भैया हायर परचेज में तो रिपोजिशन होता है। मतलब अगर मैं परचेजर हूं और आप वेंडर हो, मेरे को आपको इंस्टॉलमेंट देना चाहिए था, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट है, मान लो कोई भी मैं इंस्टॉलमेंट फेल कर गया और मैं अगर आप इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे रहा हूं, तो अब आपके पास क्या पावर है? आप वेंडर हो तो आपके पास क्या पावर है? आप आके वो एसेट छीन के ले जाओ। तो छीन के ले जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीपोजिशन। तो मैंने वही लिखा, रीपोजिशन ऑफ गुड्स या एसेट, जो भी इच्छा बोल सकते हो आप। रीपोजिशन ऑफ गुड्स बोलो चाहे रीपोजिशन ऑफ एसेट बोलो, बात एक ही है। अब रीपोजिशन में ना बच्चे समझो, मुझे आपको 2 केस सिखाना पड़ेगा। आई होप साथ साथ लिख रहे हैं बच्चे। 2 केस में आपको सिखाऊंगा। एक केस बनता है ऐसे लिखता हूं, एक केस 1 सिखाना है मेरे को और एक केस 2 सिखाना। केस 1 जो है ना मुन्ना, ये है फुल रिपोजिशन।
और जो केस 2 है ना, वो आपको वो है पार्शियल रिपोजिशन। ए फुल रिपोजिशन एंड पार्शियल रिपोजिशन। फुल रिपोजिशन किसको बोलते हैं और पार्शियल रिपोजिशन किसको बोलते हैं, अब इसको समझो। सारे बच्चे रेडी है सुनने के लिए? इतना दूर लिख चुका है सारा बच्चा? बने भी हाथ तो चल रहा है मेरा, चलाओ जल्दी से लिखो। रेडी? फुल रिपोजिशन किसको बोलते हैं जरा सुनो। फुल रिपोजिशन में कैसे होगा, मान लो मैं परचेजर हूं, आप वेंडर हो, मैंने आपसे एक तो गाड़ी खरीदा। कितना गाड़ी? एक गाड़ी हायर परचेज में खरीदा आपसे, और मैं इंस्टॉलमेंट देना चालू कर दिया। पहला इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा दिया, अब मान लो तीसरा इंस्टॉलमेंट में फेल कर दिया। अगर आप फेल कर दिया तो आपके पास पावर है, आप आके एसेट लेके जाओगे। अच्छा, तीसरा इंस्टॉलमेंट पे किया, इसका मतलब पूरा ही रुपया नहीं दिया था, मतलब टोटल 3 इंस्टॉलमेंट देना था, पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा नहीं दे पाया, तो पूरा पैसा बाकी है कि थोड़ा मोड़ा पैसा बाकी है? तो तुम आएगा मेरे से पैसा लेने के लिए, तुम कौन है? वेंडर। तो तुम मेरे पास आएगा मेरे से क्या लेने के लिए? पैसा लेने के लिए। मैं हाथ खड़ा कर दिया, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तुम बोलेगा पैसा नहीं है, हिंदी पिक्चर देखा ना पुराना, तो तुम्हारा एसेट उठा के ले जाएंगे। अच्छा लॉजिकली बता, जब तुम एसेट उठा के लेके जाएगा, तुमसे क्या खरीदते हो? कार। तो तुम मेरा कार उठा के लेके जाएगा ना, थोड़ा अगर रुपया बाकी है तो तुम क्या करेगा? तुम कार का सिर्फ टायर खोल के लेके जाएगा, फिर अगले दिन आएगा बोलेगा हम स्टीयरिंग खोल के लेके जाएंगे, अगले दिन सीट उठा के लेके जाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम्हारा पैसा बाकी है तो तुम पूरा एसेट ना उठा के लेके जाएगा कि आधा अधूरा लेके जाएगा? अरे बोलो, पूरा लेके जाएगा। तो पूरा कार ले गया तो इसको बोलेंगे फुल रिपोजिशन। क्या बोलेंगे? तो भाई पार्शियल क्या आधा लेके जाएगा? नहीं नहीं, पार्शियल रिपोजिशन तभी आ सकता है जब एक से ज्यादा एसेट खरीदे। मान लो अब हम इंडिविजुअल आदमी नहीं है, मैं बिजनेसमैन। भैया क्या चीज का धंधा आपका? मैं ट्रांसपोर्टर हूं भाई। कौन हूं मैं? ट्रांसपोर्टर हूं। आपसे मैंने 500 ट्रक खरीदा था हायर परचेज में, अब ट्रक को धंधा में घुमा रहा था। अब हर आदमी का समय तो सेम नहीं होता है। मान लो मैं इंस्टॉलमेंट देते गया, पहला दिया, दूसरा गया, लास्ट तीसरा इंस्टॉलमेंट में आके मैं फेल कर गया। तुम मेरे पास आया, बोला पैसा नहीं दिए, आपका ट्रक ले जाएंगे। हम बोले देखिए पैसा दिए नहीं, ऐसे नहीं है, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इसीलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं। मेरा देने का इंटेंशन है, खराब इंटेंशन नहीं है, मैं देना चाहता हूं आपको। बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो सारा ट्रक उठा के ले जाएंगे। तो हम फिर आपको समझा रहे हैं, सुनिए ये मेरा धंधा है, आपका ट्रक से ही पैसा जनरेट होता है मेरा। अगर आप सारा का सारा ट्रक ले जाएंगे ना, तो इसका मतलब मैं आपको अब जिंदगी में कभी पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा, जो बचा कुछ अभी है। तो कई बार क्या होता है ना, वेंडर लोग 5 ट्रक है ना, तो बोलेगा ठीक है हम 3 ले जा रहे हैं, तुम 2 रखो। उसको पूरा लेके गया क्या? नहीं, थोड़ा ले गया, थोड़ा छोड़ गया। इसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। क्या बोलते हैं? अभी पहले जो मैं चर्चा करने वाला हूं ये फुल रिपोजिशन का चर्चा, पार्शियल का अगले लेक्चर में देखें। अभी फुल रिपोजिशन समझो। तो भाई साहब अभी समझो, मैंने आपसे एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी में टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है। पहले डाउन पेमेंट मैंने दे दिया, 3 इंस्टॉलमेंट, 3 में से पहला इंस्टॉलमेंट आपको दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा नहीं दे पाया। तीसरा नहीं दे पाया। तो जब पैसा देना था नहीं दे पाया, तो पैसे के बदले आप क्या लेके जा रहे हो? मेरे से एसेट उठा के लेके जा रहे हो। एक था, एक क्या एक लेके, ये हो गया फुल रिपोजिशन। अब रिपोजिशन के वक्त अकाउंटिंग क्या करोगे? दिमाग लगाओ। हम कौन है? हायर परचेजर है। जब जिस दिन हम एसेट खरीदे थे उस दिन क्या एंट्री किए थे बोलो तो? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मेरे पास एसेट आया था, मैं बोला था एसेट डेबिट, मेरे घर में आया, उधार में लाया था टू हायर वेंडर, हायर वेंडर से लाया था। जब लाया था तो एसेट टू हायर वेंडर। सोचो जब रिपोजिशन हो रहा है मतलब मैं वापस ही ना कर रहा हूं एसेट। हाँ ना तो बोल। तो जब मैं एसेट वापस करूंगा तो दिमाग लगा के बोल क्या एंट्री करूंगा? बस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, एंट्री उल्टा हो जाएगा बस, हायर वेंडर टू एसेट। अरे एसेट लाया तो एसेट टू हायर वेंडर, वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो एंट्री भी उल्टा हो जाएगा ना। तो रिवर्स एंट्री क्या करोगे? हायर वेंडर टू एसेट। अकाउंटिंग में दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत है? किंतु कहानी क्या पता है, ये वैल्यू क्या हो? अब मैं बता देता हूं, घबराओ नहीं, आपसे दिमाग लगाने नहीं बोल रहा हूं, तो लगाएगा दिमाग? चलो बोलो, तुमको क्या लगता है कौन से वैल्यू में लेके जाए? तुम मान लो वेंडर है, तुम गाड़ी उठा के ले जा रहे, पहले सोचो क्यों लेके जा रहे?
हमको पैसा देना था। अच्छा मान लो लास्ट इंस्टॉलमेंट का 30,000 बाकी था, मैंने तुमको 30,000 नहीं दिया और तुम गाड़ी उठा के लेके चला गया, तो मैं क्या मानू, मैंने जो गाड़ी दिया किस वैल्यू में दिया तुम, वो 30,000 के बदले ही ना तुम लेके गया। तो जैसे गाड़ी ले गया मतलब मैं मान लूंगा पेमेंट हो गया। अरे बोलो भाई, तो बताओ ये गाड़ी कितने का लेके गया तुम, 30,000, हाँ जितना वैल्यू था। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं इट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। या वैल्यू कौन सा होगा बोलते हो, मैं सब लिखाऊंगा, पहले सुनते रहे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर। नहीं समझा, मान लो मेरा एक एसेट है, मैंने खरीदा था 3 साल पहले, 3 साल के बाद 3 साल डिप्रिशिएशन कर लिया, और करने के बाद आज बुक में इसका बैलेंस है 50,000 रुपए। कितना बैलेंस है, और मैं बताता हूं मेरा हायर वेंडर अकाउंट बनाया था, हायर वेंडर में अभी बैलेंस पड़ा है 30,000, मतलब वेंडर को अभी भी कितना देना बाकी है 30। अब हम दिए नहीं 30, तो हमको इसके बदले क्या देना पड़ेगा, एसेट। अच्छा एसेट वापस करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, हायर वेंडर टू एसेट। ये कितना देना था 30, एसेट देके चुकता किए तो हम मान लेंगे एसेट कितने में गया 30 में। इसलिए मैं बोला कि जब रिपोजिशन होगा कौन सा वैल्यू लेंगे, तो आंसर है आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर। विजुअलाइज करो, हायर वेंडर टू एसेट, तो एसेट अकाउंट में क्या पोस्टिंग आएगा, बाई हायर वेंडर 30,000 आ जाएगा। कुछ मन कर रहा बोलने का, बोलो। मेरे बुक में वो एसेट कितने का था 50 में, 50 में ले गया वेंडर, सॉरी 30 में ले गया वेंडर। मतलब ऐसे सोचे, मैं वेंडर को फिर से बेच दिया 30 में, अरे वेंडर को बेच दिया कितने में, 50 का एसेट 30 में बेचा, तो प्रॉफिट की लॉस, इसको बोलते हैं लॉस ऑन रिपोजिशन। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पीएल में जाता है, कहां जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको बाई पीएल करके खत्म कर, बस अकाउंटिंग फिनिश। मैं तो बोल रहा हूं अकाउंटिंग कभी चाप नहीं देगा, तो कैलकुलेशन सीख के रखा है ना, तो सब ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1, अगर फुल रिपोजिशन है, फुल रिपोजिशन कब होगा, जब एक ही एसेट होगा, ऐसे याद रखना, जब क्या होगा, हाँ एक ही एसेट करे, एक से ज्यादा खरीदेंगे तो वहां पर पार्शियल हो सकता है। जब एक ही एसेट होगा तो रिटर्न भी क्या होगा, एक ही एसेट, रिपोजिशन एक ही एसेट होगा, उसको बोलेंगे फुल रिपोजिशन। फुल रिपोजिशन होगा तो जर्नल एंट्री क्या करोगे, हायर वेंडर टू एसेट, अरे एसेट आया तो एसेट टू हायर वेंडर, वापस करेंगे तो हायर वेंडर टू एसेट। बस असली कहानी है वापस कौन से वैल्यू में लेके जाएगा, रिपोजिशन कौन से वैल्यू में होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। तो जो बैलेंस होगा उसी में, सॉरी जो बैलेंस होगा उसी में दे देना उसको एसेट, और जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस उसको कहां ट्रांसफर कर देना, पीएल में ट्रांसफर कर। एक बार और बोलेंगे समझ में, एक काम करते हैं एक बार लिख लिख के समझते, ठीक है ना। तुम लोग पहले बताइए, हेडिंग लगा दिया था, ये सब तो लगा दिया था ना, अभी मैं फुल रिपोजिशन करवा रहा हूं, तुम एक काम करो हेडिंग लगाओ फुल रिपोजिशन। केस 1 है ना, ये केस 1 कर रहे हैं, फुल रिपोजिशन, फुल रिपोजिशन। ये होता क्या रिपोजिशन भैया, लिखो, व्हेन हायर परचेजर defaults in payment of any installment, when hire purchaser defaults in payment of any installment, then hire vendor can repossess the goods or assets from purchaser। परचेजर के पास पावर है, सॉरी वेंडर के पास पावर है कि परचेजर से जाके वो गुड्स या एसेट जो भी दिया है उठा के लेके आ जाए। फुल रिपोजिशन can take place only when single asset
इज इन्वॉल्व। हाँ वही वन एसेट सिंगल एसेट एक ही बात है, जब सिंगल एसेट होगा तभी फुल रिपोजिशन। द जर्नल एंट्री फॉर reposition in the books of hire purchaser will be। बताओ, तुम बताओ कि हम लिखेंगे जर्नल एंट्री क्या करेगा हायर परचेजर, हायर वेंडर टू एसेट, तो लिख लो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। बस ये बताओ ये जो वैल्यू रहेगा ये वैल्यू कौन सा वैल्यू रहेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन विच अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। अच्छा एक बात बता, इधर देख एक बार, जैसे ही मैं रिपोजिशन का एंट्री मारूंगा हायर वेंडर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, जैसे ही ये एसेट रिपोजेस हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, कुछ भी नहीं। अरे 30 बाकी था उसके बदले 30 का एसेट दे दिए तो बैलेंस कितना बचेगा, 0। तो लिखिए आफ्टर दिस एंट्री हाँ छीक दो पहले, कर रहे एक नया चीज उसमें छीकना तुमको, अगर गलती हुआ तो तुम्ही को पकड़ेंगे, कुछ नहीं। आफ्टर दिस, ऐसे मजाक कर रहे हैं, आफ्टर दिस एंट्री देयर विल बी नो बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। मेरा बात समझा? अच्छा एक चीज विजुअलाइज करके बोल, ये एंट्री करने के बाद हायर वेंडर 0 हो जाएगा, किंतु एक बात बता, जैसे मैं ये वाला एंट्री का पोस्टिंग एसेट अकाउंट में किया, एसेट अकाउंट 0 हो जाएगा? नहीं, एसेट अकाउंट में एक बैलेंस आएगा। अरे बोलो ना, हाँ या इधर आएगा तो वो लॉस है और इधर आ जाएगा तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि एंट्री के बाद एसेट अकाउंट में एक बैलेंस होगा जो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट या लॉस ऑन रिपोजिशन। उसको हम लोग कौन से अकाउंट में ले जाएंगे, पीएल में। प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल। लिखो थोड़ा सा, बट asset account will show a balance which represents profit or loss on reposition, which will be transferred to very profit and loss। तुम लोग के पास घर में तुम लोग के इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो आ जाएगा कभी ना कभी। और अगर नहीं है तो क्या करना ना, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में जाना, वहां पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ एटलीस्ट अपने मोबाइल में, आजकल तो तुम लोग मोबाइल में सब कर लेता है, मोबाइल या लैपटॉप में एक पीडीएफ जरूर रखना रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैं बीच बीच में रेफर करता हूं। नहीं अभी कुछ, अभी तो मैं स्क्रीन पे ही दिखा दूंगा। लिख लिया, पूरा बात समझ में आया? सुनो ना, पूरा स्टोरी नॉर्मल चलेगा, जब रिपोजिशन होने वाला होगा एंट्री उल्टा कर देना,
उल्टा कर देना, समझ गया, हायर वेंडर टू एसेट, और वैल्यू कौन सा लोगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट, फिर एसेट अकाउंट में पोस्टिंग भी जाएगा, और फिर एसेट अकाउंट में एक बैलेंस बचेगा जो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन, और उस प्रॉफिट और लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल। बस इतना याद है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का एक में सम लेता हूं तो तुमको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भैया ऐसा ही सम आता है। ले मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप अपने घर में ना इसको मार्क करके रख लीजिएगा। ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, और मेरे ख्याल से ये पेज नंबर 575 है, पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। चैप्टर है हायर परचेज, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 12। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं होता आपकी जगह ना तो मैं ऐसे लिख लेता यार, मैं होता ना मैं यहां ऐसे लिखता इलस्ट्रेशन नंबर 12, उसके बाद पेज नंबर क्या था 575। एक पेज नंबर आगे पीछे होगा तो हो सकता, मेरे पास कौन सा पीडीएफ है पता नहीं, इंस्टीट्यूट 117 पीडीएफ फैला के रखा चाह रहा था, ठीक है ना, वो तुम देख लेना। ऑफ ICMAI मॉड्यूल, ये लिख के रखो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, नोटबुक में लिख के रखो। अब तुम क्वेश्चन लिखने मत बैठ जाना, क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, घर में तुम बुक से देख लेना। ये रहा क्वेश्चन, मैं पढ़ूं देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स। अच्छा अभी तक हम किसका बुक सीखे हैं, बोल तो परचेजर का कि वेंडर का। इस सब में हो सकता है वेंडर का बुक भी बोल दे, तो हम अभी वेंडर का बुक नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ किसका दिखाएंगे, परचेजर का। जिस दिन हम वेंडर का बुक सिखा देंगे ना, उस दिन मैं लौट के आऊंगा इस सम में, और फिर से एक बार इस सम को भी करें। पर अभी किसका बुक सीख रहे हैं, सिर्फ परचेजर का बुक्स का बात करें, ठीक है ना, वेंडर का बात नहीं करेंगे। एक्स परचेज अ ट्रक फॉर 2,80,000। एक्स कौन है, परचेजर, हायर परचेजर। पेमेंट टू बी मेड 91,000 डाउन। डाउन पेमेंट कितने का है, 91। ये 280 फिर क्या है, हमने परचेज किया 280 में, मतलब कैश प्राइस है, समय कैश प्राइस दिया है, ठीक है। एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 76,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड ऑफ ईच ईयर बोले समझ गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट साल भर का। सुनो ना, मेरा ना मन में कैलकुलेशन चल रहा है, मेरा डाउन पेमेंट कितना था 91,000। अगर मैं अपना इंस्टॉलमेंट का बात करूं तो 76,000 का एक इंस्टॉलमेंट, तो 3 इंस्टॉलमेंट का कितना होगा, 76 इंटू 3, 2,28,000। अब 228 प्लस 91 किया, यह आता है 3,90,000, और मेरा कैश प्राइस 280 था, तो ये वाला फिगर मेरा ज्यादा है कैश प्राइस से, कुछ बोलो। हाँ तो आप ये समझ जाओ कि 76,000 मेरा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब मैं हिंदी में बोलूं तो ये मेरा बनाया इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट अलग से जोड़ने का जरूरत नहीं है, रेडीमेड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर है, बस। एक बार रेस्ट वेस्ट बोला है क्या, रेस्ट वेस्ट बोला है क्या, नहीं बोला, बच गए। तो नॉर्मल 10% इंटरेस्ट है। अच्छा, बायर डेप्रिशिएट्स एसेट 15% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ तो भैया जो परचेजर है वो एसेट खरीदा तो डेप्रिशिएट भी करेगा ना, तो डेप्रिशिएशन कौन सा रेट से कर रहा है, 15%। कौन सा मेथड, WDV। रेट और मेथड बोला है, हम एसेट अकाउंट बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, अच्छा, मिस्टर एक्स हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कुड नॉट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट। अच्छा, क्या बोला समझा, बोला मिस्टर एक्स है ना, वो डाउन पेमेंट दिया था, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दिया था, किंतु बेचारा सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। अच्छा, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या बोला है, बोला भैया फालतू बात मत कीजिए, जो सेकंड ही नहीं दिया है उसे थर्ड तक का इंतजार करेंगे क्या हम उसके लिए, तुम बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड में ही गोली हो गया पूरा। अच्छा नेक्स्ट, एंड द सेलर
टुक पोजीशन ऑफ ट्रक। ओ, सेलर मतलब कौन? वेंडर। बोले जैसे ही सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया मिस्टर एक्स परचेजर ने, वेंडर जाके उसका ट्रक उठा के ले आया। पार्शियल रिपोजिशन की फुल रिपोजिशन। कैसे पता चला फुल रिपोजिशन है? बोले भैया यहां पर अ ट्रक था और वही ट्रक अगर लेके आ गया तो पूरा का पूरा उठा के लाया ना, थोड़ी ना पहिया लाएगा पहले दिन फिर पीछे में और कुछ लाएगा, समझ रहे हैं ना? तो फुल रिपोजिशन। सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 9200 ऑन रिपेयर ऑफ द एसेट सोल्ड इट फॉर 150। ये कहानी कौन, किसका कहानी बोल रहे? हम किसका बुक सीखे? तो हमको सेलर से मतलब नहीं, सेलर क्या करता है हमको नहीं पता भी, क्या फिर भी ये क्या नहीं, कुछ नहीं, जब आएगा तब स्टोरी बनाएंगे। तो ये सेलर का कहानी है, इस लाइन से मेरे को अभी कोई मतलब नहीं। शो द रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर। इसके बाद जो लिखा है वो अभी काम का नहीं। परचेजर के बुक्स में कौन कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? एक ट्रक अकाउंट, और वेंडर का नाम क्या बोला था लोग? नहीं नहीं, एक्स तो परचेजर था, वेंडर का कोई नाम ही नहीं, तो ठीक है वेंडर अकाउंट बनाएंगे। मतलब एक एसेट अकाउंट जिसका नाम है ट्रक अकाउंट और एक वेंडर अकाउंट बनाएंगे, ट्रक एंड वेंडर। चल स्टार्ट करते हैं भैया। क्या? हाँ भैया, वो लोन एमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बनाइएगा क्या? अगर नहीं भी बनाए तो क्या ही फर्क पड़े, बिना बनाए ट्राई करें सॉल्व करने का। अगर जरूरत पड़ेगा तो लास्ट में वर्किंग बना देंगे। स्मार्ट बनना है ना, थोड़ा सा टाइम बचाना एग्जाम में, सिखाता हूं। चलो पहले एक काम करो, बुक्स ऑफ लिखो, बुक्स ऑफ परचेजर का नाम क्या है? एक्स, एक्स बना। अच्छा, रिपोजिशन कब हो रहा है? फर्स्ट ईयर के एंड में कि सेकेंड ईयर के एंड में? सेकेंड ईयर के एंड में ना, तो 2 साल का घटना है, तो ट्रक अकाउंट कम से कम 8 लाइंस का बना लो। जगह का शॉर्टेज नहीं पड़ना चाहिए, जगह ज्यादा हो जाए ठीक रहेगा, अकाउंट में कम पड़ जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। और एक हायर वेंडर, और मैं उम्मीद करता हूं आपको नॉर्मल अकाउंटिंग पूरा याद है, आप लोग घर में रिवाइज करके ये लेक्चर कर रहे हैं। देखो जो बच्चा लोग रिवाइज नहीं करेंगे, मैं बता देता हूं, उनको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर का साइज अब बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा चैप्टर गए, वो दिन गए जब छोटे छोटे चैप्टर हुआ करते थे। रेडी? जल्दी 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 जल्दी। हम तो रेडी हैं, तुम्हारा पता नहीं। चला जाए या अभी भी नहीं? चला जाए। सुनो, पहले दिन हम ट्रक खरीदे 2,80,000 का। ए डेट वेट नहीं दिया ना सब में, तो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ गया ना? तो जिस दिन हम ट्रक खरीदेंगे, पहला पहला साल है, एंट्री क्या बनता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। रिकॉर्ड कौन से प्राइस में करते हैं? कैश प्राइस। कैश प्राइस पता है क्या? हाँ 280, तो लिखिए एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर में क्या लिखेंगे? बाई एसेट। अरे हायर वेंडर में क्या लिखेंगे? बाई एसेट। एसेट का नाम क्या है? तो बाई ट्रक अकाउंट। बट विच प्राइस? कैश प्राइस। सुनो ना, खरीदने के बाद तुरंत हम लोग वो पे करते हैं, वो डाउन पेमेंट। तो जब डाउन पेमेंट पे करेंगे, एंट्री बनेगा हायर वेंडर टू बैंक डाउन पेमेंट। आपको याद है ये डाउन पेमेंट 91,000 का था, तो यहां पर मैं आपके लिए लिख डाला 91,000। ये दे दिया डाउन पेमेंट में, मैं दे दिया डाउन पेमेंट। फिर ईयर के एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, तो ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करते हैं पहले, बाय इंटरेस्ट। एंड डू यू रिमेंबर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और बताओ मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है?
280 माइनस 91,000, समझ रहे हो बात मेरा? अरे 280 में से 91 पे कर दिया ना, 280 में से 91 पे कर दिया ना, हाँ तो 189 बचा है। तो ये 1,89,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हाँ 10% बोला है क्या, मुझको याद नहीं है, एक बार देख लेता हूं। हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट इज चार्ज 10%, तो 10% पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, मतलब ये बन जाएगा 18,900। इंटरेस्ट ड्यू करके फिर तुरंत हम अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, और पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एंट्री बनेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, और जानते हो मेरा तो बना बनाया इंस्टॉलमेंट है, मेरे को मेहनत नहीं करना। मेरा पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 76। मेरा ये बना बनाया इंस्टॉलमेंट है, तो मैं यहां पर 76 लिख दिया। बस अब इस अकाउंट को पहले साल के एंड में बैलेंस करो और पता करो कि अभी भी कितना रुपया देना बाकी है। $131,900। भाई देखो तुमको ये तो समझ में आ गया होगा, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वही नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग। इतना दूर तो करो, फिर मेरे को बात करना है। तुम लोग को अगर एंट्री का सीक्वेंस याद हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद ईयर के एंड में एसेट के ऊपर वो भी तो करना पड़ता है, वो डेप्रिसिएशन, और एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो एसेट अकाउंट में जाके ईयर के एंड में आपको लिखना चाहिए ना बाय डेप्रिसिएशन। और अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन 15% WDV मेथड बोला है, तो पहला साल कैलकुलेट किस पे करेंगे? 180 के ऊपर 15%। अच्छा 280 का, तो 280 के ऊपर 15% करो, कितना निकल रहा है? 42,000। और इसके बाद ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन करने के बाद क्या करेंगे? बैलेंस 238 आएगा, शायद 2,38,000 आ रहा है। क्या समझ रहे बात? और शायद ये बात आप जानते हो, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है ना, वही सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? पहले साल सब कुछ नॉर्मल बीता था, आपको कोई तकलीफ है क्या? अच्छा एक बात बता, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मुझे अब कब देना है? मेरा क्वेश्चन सुन रहा है ना? सेकेंड इंस्टॉलमेंट मुझे कब देना है? मेरा क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कि सेकेंड ईयर के एंड में? एंड में ना देना है। तुम अगर एंड में देगा तो इसका मतलब ये सेकेंड ईयर ये मैं ट्रक पूरा चलाया कि नहीं चलाया? हाँ, पर ईयर के एंड में जाके क्या मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर पाया? नहीं कर पाया, तो रिपोजेस हो जाएगा। अरे रिपोजेस होने दे, किंतु पूरा साल क्या तुमने ट्रक यूज किया कि नहीं किया? अगर ट्रक यूज किया तो डेप्रिशिएट होगा कि नहीं होगा? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, भले ही सेकेंड ईयर में एसेट रिपोजेस हो रहा है, पर रिपोजिशन के पहले तक मैंने पूरा साल यूज किया, तो एसेट पे डेप्रिसिएशन तो होना ही चाहिए। तो भैया हम लिख रहे हैं बाई डेप्रिसिएशन। क्यों बाई डेप्रिसिएशन लिखा, आप समझ गए? और WDV मेथड था, तो हम लोग 2,38,000 पे 15% निकालेंगे, 238 पे 15% निकालेंगे, 35,700। हड़बड़ी नहीं, बोले यहां तक कर पाए क्या? यहां तक सबका पेन लिखना हो जाए, एकदम पेन रोक दो भैया, अभी सीख रहे हैं, पहला सम कर रहे हैं, तो थोड़ा शांति से मेरे साथ साथ चलिएगा। यहां तक ठीक है? आगे बढ़ू, सुनो ना, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कब नहीं दे पाए? सेकेंड ईयर में के एंड में ना। तो आप जानते हैं हम लोग अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस में करते हैं, जो जिस साल का खर्चा है वो उसी साल बुक्स में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, भले ही उसका पेमेंट हो चाहे। समझो ना, ये तो लोन ही था, इस पे तो ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होना चाहिए ना, भले ही हम पेमेंट करें चाहे नहीं करें, इंटरेस्ट ड्यू होगा ना। तो वही बोल रहा हूं, ईयर के एंड में जाके इंटरेस्ट ड्यू भी करेंगे,
भले ही हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, एज पर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग इंटरेस्ट ड्यू होगा, एज पर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग इंटरेस्ट ड्यू होगा, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और मेरा आउटस्टैंडिंग था 131,900, इसके ऊपर 10%, हाँ ये 13,190 आएगा। अच्छा, मतलब जिस साल रिपोजिशन हो रहा है भैया उस साल आप एसेट पे डिप्रिसिएशन भी करेंगे और आप इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री भी करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अकाउंटिंग का नियम ही भैया। देखो अब समझो, अगर अब हम पैसा दे देते तो हम यहां लिखते टू बैंक, अरे बोलो ना, सारे बच्चे मेरे तरफ फोकस करो, नहीं कर रहा जो बच्चा लोग करो, जल्दी समझो। मैं बोलता नॉर्मली अगर मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट देता तो मैं क्या लिखता, टू बैंक, पैसा देता, तो मैं पैसा नहीं दिया, पैसा के बदले एसेट ही दे दिया, तो पैसा देता तो टू बैंक लिखता, एसेट दिया तो क्या लिख देंगे, टू एसेट। एसेट का नाम क्या है, ट्रक, तो टू ट्रक, रिपोजिस हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया ये रिपोजिस्ड है। किंतु इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग तो कोई भी कर लेता है, बताओ रिपोजिशन का वैल्यू क्या हो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वेंडर, मतलब वेंडर में आज के दिन जितना भी बैलेंस है वो पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। कितना बैलेंस है, 131,900 प्लस 13,190, यस ये बैलेंस है, सही बोल रहे हैं, 145,090। जल्दी बोलो मुन्ना, क्या आपको मेरा बात समझ में है? मतलब हम मान रहे हैं जितना रुपया देना था क्लियर हो गया, एसेट देके क्लियर कर दी, इतने का रुपया नहीं देके ये एसेट ही दे दिए इस वैल्यू में, रुपया के बदले एसेट दे दिए, पर वैल्यू तो उतना ही जाएगा। तो एंट्री क्या बना जो मैं आपको सिखाया था, हायर वेंडर टू एसेट, करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग अब कहां करूं, वेंडर अकाउंट तो बंद हो गया ना, हाँ वेंडर अकाउंट बंद हो गया, अब मैं एसेट अकाउंट में जा रहा हूं, एसेट अकाउंट में जाके मैं क्या लिखूंगा, बाई ट्रक, ओ ट्रक बोल रहे हैं सॉरी, वेंडर वेंडर सॉरी सॉरी मैं ट्रक लिख रहा हूं, बाई हायर वेंडर, हायर वेंडर टू ट्रक, तो ट्रक में बाई हायर वेंडर, किंतु कौन सा वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो यहां लिखे, कितना 145,090, 145,090। बताओ ये एंट्री करने के बाद मेरा एसेट अकाउंट टैली कर जाएगा कि नहीं करेगा, ये वाला रिपोजिशन का एंट्री करने के बाद मेरा एसेट अकाउंट ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वो डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस को कहां डालेंगे, पीएल में, तो देखो तो किधर डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है कि क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ रहा है, देखते हैं 238 माइनस 35,700 माइनस 145,090, ए डिफरेंस आ रहा है 57,210, और ये प्रॉफिट लग रहा है कि लॉस, लॉस है तो कौन सा अकाउंट में जाएगा, पीएल, तो बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर, हाइफन देके लिख दो ये लॉस ऑन रिपोजिशन, ये लॉस ऑन रिपोजिशन। देखो तो आपको समझ में आया अकाउंटिंग की नहीं आया, जरा चेक करके मेरे को बताओ आपको अकाउंटिंग समझ में आया कि नहीं आया, क्या जी, देख लो, मेरे को हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखो, चेक योर टाइम, नो हरीज। देख लिया ना इंस्टीट्यूट का बुक का सम कैसा होता है, उससे अच्छा तो मैं ही दे देता हूं तुमको सम। हो गया, अच्छा अब आगे चलते हैं, एक सम करें और चलो बुक से लेते हैं, थोड़ा सा क्या कराऊं मैं तुमको, 11 में आ रहा हूं, 1111 हमारे बुक का सम नंबर 11, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं है, हमारे बुक में था, 1111 है सम, अगर आप रेडी हैं तो बताइए, सारे बच्चे रेडी हैं, सुनो, अ मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, ए एसेट का नाम क्या है, मशीनरी,
द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कितना तो इंस्टॉलमेंट है? 4, और ये एनुअल है मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट है भाई, और एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का बोल रहा है? 6,000, और कब पे करेंगे? एंड ऑफ ईच ईयर। तो ठीक है, 31 दिसंबर को पे कर देंगे। अच्छा, कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट, मतलब अगर अग्रीमेंट आपका 1/1/2026 को साइन हुआ, तो ये लोग बोलना चाह रहा है कि पहला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 26 को देंगे, अगला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 27, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आ रहा है इनका लैंग्वेज? अच्छा, नेक्स्ट बोलता है इंटरेस्ट इज चार्ज 20%, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 20%, एंड इज इंक्लूडेड इन एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000। अच्छा, खुद ही बोल दिया, बोला आपको मेहनत नहीं करना है, हम ये जो 6,000 दिए ना, इसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ के दिए। मतलब ये बनाया इंस्टॉलमेंट है, क्या इसमें फिर से इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो क्यों इंक्लूड करेंगे? बोलता शो मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर हु डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली पेमेंट। ए टोटल इंस्टॉलमेंट था कितना था? 4, और ये लोग फेल कौन सा वाला किया? मतलब फर्स्ट वाला दिया है, सेकंड वाला भी मस्ती में दिया है, बस थर्ड वाला नहीं दिया, फेल कर दिया। वेयर अपॉन वेंडर रिपोजेस द मशीन। मेरा एक ही क्वेश्चन है, ये फुल रिपोजिशन की पार्शियल? फुल, क्योंकि एक ही मशीन था और वही मशीनरी टेक ओवर हो गया, तो केस क्या बना? फुल रिपोजिशन। तो रिपोजिशन का एंट्री मेरे को पता है, हायर वेंडर टू मशीन। रिपोजिशन होगा उल्टा एंट्री ना, हायर वेंडर टू एसेट, किंतु वैल्यू कौन सा? वैल्यू 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 आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, द परचेजर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट। हाँ तो ठीक है, जो परचेजर डेप्रिशिएट करेगा 10%। ये तो सुनो ना, ये लोग बोल रहा था परचेजर प्रोवाइड डेप्रिशिएशन मशीनरी 10%, परसेंटेज बोला है, मेथड तो बोला ही नहीं। स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी कुछ नहीं बोल रहा है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर लो। नहीं भैया, बता दिए थे आप कि अगर कुछ नहीं बोलता है तो डब्ल्यूडीवी। वेरी गुड। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जो वर्किंग है तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, तुम्हारे पड़ोसी के कॉपी से नहीं देखिए, वही बोल रहा है। तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे, ऐसा क्या बात है। अच्छा मेरे को बताओ, कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? 2, एक तो एसेट अकाउंट बनाएंगे और एक तो वेंडर अकाउंट बना लेंगे। वही बोला है ना? नहीं एक्चुअली बनाने तो कुछ भी नहीं बोला ही है, बोला है ना, एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना और एक तो वेंडर अकाउंट। और ये कहानी कितने साल चलेगा? 3 साल। पहला साल नॉर्मल है, सेकेंड ईयर नॉर्मल है, थर्ड ईयर जाके वो डिफॉल्ट हुआ है जब टेक ओवर का कहानी है। 3 साल। तो पहले बार तो 2 ही साल का कहानी था, तो आपको जितना जगह लगा है उसका आधा और रख लीजिएगा। मतलब अगर 10 लाइन में खत्म हुआ है तो आप 15 लाइन रखिएगा। समझा? चलो लिखो, बुक्स ऑफ, ए बुक्स ऑफ, किसका बुक्स में कर रहे हो? हायर परचेजर। नाम नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं हायर परचेज लिखूंगा। पहले मैं बना रहा हूं एसेट अकाउंट, और एसेट का नाम क्या है? मेशी नारी। फुटबॉल फैंस रियली सॉरी, मेशी नारी, मेसी नारी। अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो रियली सॉरी, इस मजाक का बुरा ना माने। मशीनरी के बाद एक बनाना है हायर वेंडर। डू वी नो हायर वेंडर्स नेम? नो, so directly we should write hire vendor, but if the name is given you should write the name. अगर नाम दिया है ना तो नाम लिखना। मुन्ना समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ओके डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जब आप अकाउंट के साथ रेडी हो जाएं तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या आप रेडी हैं? नहीं सर, मैं वेट करूंगा सर। यार डाउन पेमेंट क्या बोला यार? तुम यहां पर हमसे लिखवाया कि 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट के बारे में सब में क्या बोला है?
तो मैंने लिखवा रखा है नोट्स में, अगर डाउन पेमेंट के बारे में कुछ ना बोले तो कितना अज्यूम करेंगे? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, जीरो। नहीं दिया तो नहीं है। ऐसे मैं 5 उंगली दिखाऊं तो 5,000 मत बोल देना कहीं से भी, ठीक है? बहुत जन ऐसा कर लेता है, अपने मन से कुछ अज्यूम मत करना। नोट्स में लिखा है डाउन पेमेंट वाला, याद है? फर्स्ट लेक्चर जाके देखना, नोट्स लिखा है, मैंने बोल दिया कि इफ डाउन पेमेंट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन ऑलवेज टेक इट एज जीरो, ठीक है? चलिए, सबसे पहले डेट वेट तो दिया नहीं है, पहला साल है, हम एसेट खरीदेंगे तो एंट्री बनेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कौन सा प्राइस लिखते हैं? बताओ कैश प्राइस कितना है? जा भैया, ये तो कैश प्राइस दिया ही नहीं। मैं यही तो सिखाने का कोशिश कर रहा था तुमको इतना देर से कि ये लोग बदमाशी करेगा। तुम समझ रहा, पहला एंट्री में फंसा दिया तुमको, कैश प्राइस नहीं दिया, इसका मतलब तुमको कैश प्राइस निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। और कैश प्राइस निकालना मैं क्या सिखाऊंगा? अगर तुम्हारे पास बनाया इंस्टॉलमेंट है 6-6 हजार रुपए का चार्ट हो और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 20% है, तो क्या तुम कैश प्राइस नहीं निकाल पाए? अगर नहीं निकाल पाएगा तो छोड़ दो। हाँ, डाउन पेमेंट जीरो है, बस इतना ही तो है, तो निकाल लो। हायर वेंडर अकाउंट में कितना जगह लगेगा जानते हैं ना? 3 साल का। 3 साल का मतलब 15 लाइन का जगह छोड़ दे, 15 लाइन्स। 15 लाइन्स का जगह छोड़ के वर्किंग नोट नंबर 1, ए कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस ऑफ मशीन या मशीनरी। हम कैश प्राइस निकाल रहे हैं मशीनरी का। कितने इंस्टॉलमेंट थे? 4। 4th इंस्टॉलमेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तुम समझा, इतना मेहनत इस दिन के लिए करके आए थे कि ये सम आएगा, उसमें कैश प्राइस नहीं देगा, पहले एंट्री में फंसेंगे तो कैश प्राइस निकालेंगे। इस दिन का मेहनत था। अच्छा बताओ, 4th इंस्टॉलमेंट मेरा 6,000 था, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट था? 20%। तो मेरा ये बनेगा 100/110, 20 बनेगा। ओ बोले भैया आप ना बहका रहे हैं हम लोग को, तो तुमको आता है तो तुम बच जाओ, इसलिए तो इतना सिखाए हैं। 3rd इंस्टॉलमेंट तो मुन्ना, ये जो 5,000 है ये लेंगे, प्लस 3rd इंस्टॉलमेंट भी आपका 6,000 था ना, और फैक्टर तो वही निकल रहा है 100/120, 91 नहीं 9,167। जरा चेक करके बोलो ठीक है कि नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट की तरफ चलो, 9,167 प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 6,000 था, फैक्टर वही है 100/120। कितना बन रहा है? 12,639। 12,639। है 12,639 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 6,000 था, सारा इंस्टॉलमेंट सेम ही तो था यार। अच्छा, अब मेरे को तो ज्यादा एक्सप्लेन करने का मन भी नहीं कर रहा है। आई होप बिना एक्सप्लेन किए तुम सारा बात समझ रहे हैं। 15,532 आएगा शायद। बोलो यस सर नो सर। लास्ट लाइन टोटल कैश प्राइस, हाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूं, नहीं तो बाद में झंझट होगा। 15,532 प्लस 0 है मेरा डाउन पेमेंट, तो 15,532। मैं इसलिए लिख दिया, नहीं तो बाद में एक दिन मेरे पास अचानक से फोन आएगा, भैया आप जानते हैं ये वाला समय आप गलत कर दिए। हम बोले क्या गलत किए? मतलब यहाँ आंसर छोड़ दिया, आप तो डाउन पेमेंट ऐड ही नहीं किए, सारा सम में डाउन पेमेंट ऐड किए थे। फिर हम थोड़ा सा झाड़ेंगे थोड़ा सा तुमको, फिर बोलेंगे क्वेश्चन ठीक से पढ़, फिर 4 बार पूछेंगे डाउन पेमेंट क्या है, फिर तुम 4 बार पढ़ के बोलेगा भैया दिख नहीं रहा मेरे को, फिर मैं बोलूंगा इसका मतलब नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 मतलब वही आएगा। अब इतना कहानी हो, इससे अच्छा एक बार लिख के खत्म करो, ठीक है ना? चलो, एसेट का वैल्यू मिल गया 15,532। एवरीवन रेडी विद दिस वैल्यू? लेट्स स्टार्ट। 34 लिख दे, 35 लिख दे, तेरा अगर 1 रुपया आगे पीछे आ रहा है तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? हम तो 32 लिखेंगे। 15,532
15,532। 1 रुपया के चलते आप लोग कोई डरने का जरूरत नहीं। अगर मान ले किसी का 33 है, राउंड ऑफ के चक्कर में इधर उधर हो गया, इट्स ओके, 33 लेके सॉल्व कर दो, कोई रॉन्ग नहीं होगा, कहीं आंसर का मार्क्स नहीं कटेगा। पर मेरा 32 आया तो मैं 33 क्यों, मैं 32 लेके ही करूंगा। बोलो यहां तक हो गया। अच्छा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर में आके क्या लिखोगे, बाई एसेट, और एसेट का नाम क्या है, मशीनरी, तो लिखो बाई मशीनरी 15,532, 15,532 हो गया क्वेश्चन। इसके बाद तुरंत हम लोग क्या पे करते हैं, डाउन पेमेंट। ये तो मजा का बात है, इस समय कोई डाउन पेमेंट है ही नहीं। फिर हम ईयर के एंड में क्या ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट, तो बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और सुना, डाउन पेमेंट तो कुछ पे किए नहीं है, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग पूरा वो 15,532 है, और इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट था, 20%। 15,532 इंटू 20%, हाँ 3106 का इंटरेस्ट है। और अब ईयर के एंड में मेरा पहला इंस्टॉलमेंट जा रहा है टू बैंक, मैं लिख दिया मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है। मेरा बनाया इंस्टॉलमेंट था, याद है कि भूल गए, कितना है बनाया इंस्टॉलमेंट, 6,000। अब ये करने के बाद चेक करो, फर्स्ट ईयर के बाद कितना रुपया पे करना बाकी है, 12,638। फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग है ना, वही याद रखिएगा, आगे जाके सेकेंड ईयर का ओपनिंग बनेगा 12,638। भूलिएगा नहीं, अपना एसेट के ऊपर वो भी करना पड़ेगा, वो पहला साल। हाँ, पहले हायर वेंडर अकाउंट हो गया तो बताइए। कुछ बच्चे अभी भी वेंडर अकाउंट में ही हैं, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं उनके लिए। जब उन बच्चों का हो जाए तो एक बार कंफर्म कीजिए। हो गया, चलो। अब एसेट अकाउंट में ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, तो बाई डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला था, 10%। तो 15,532 का 10% कर दो पहला साल, कितना होगा डेप्रिसिएशन, 1553। और फिर ईयर के एंड में आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस करने से कितना बच रहा है, 13,979। सिर्फ बैलेंस निकाल के छोड़ मत दीजिएगा, ये बात दिमाग में रखना है। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, वो सेकेंड ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, वो हम लोग कौन सा पेमेंट नहीं कर पाए थे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड में तो कोई चाप नहीं है ना, तो सेकेंड ईयर का स्टोरी करें, यहां तक हो गया हो तो सुनो ना। सेकेंड ईयर, फिर से सेकेंड ईयर के एंड में हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, बोलो हाँ। एंड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो है 12,638 का इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 20%। 12,638 का बोल रहे हैं 20%, हाँ राउंड ऑफ कर दे 2,528। और उसके बाद हम सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, बोलो हाँ। और मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी है 6,000 का, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। क्या अकाउंटिंग में दिक्कत हो रहा है किसी को, वैल्यू समझ में आने लग गया अब। अच्छा, पे करने के बाद अकाउंट को क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा भैया, और क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। तो जब आप बैलेंस करिएगा तो हाँ 12,638 प्लस 2,528, क्या बोला, 9,166, ठीक है, जैसा बोले। टोटल 15,166 था ना। अच्छा, याद रखिएगा, जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग है ना, वो थर्ड ईयर का ओपनिंग है। ओपनिंग तो बनाते रहो। ये सर, नो सर। अच्छा, सेकेंड ईयर एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा क्या, तो भूल क्यों गया, जाओ एसेट पे डेप्रिशिएट करो। भूल क्यों गए, एसेट अकाउंट में जाइए,
और लिखिए बाई डेप्रिसिएशन, WDV मेथड होगा ना, तो 13,979 ओपनिंग बैलेंस पे 10%, 1398। फिर एसेट को बैलेंस भी करना पड़ता है, उसको मत छोड़िएगा। बैलेंस करके बच रहा है 12,581। बस ये मत भूलिएगा कि जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, आपका रिपोजिशन कौन से ईयर में हुआ है? थर्ड ईयर में। जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तभी ना रिपोजिशन हुआ। इंस्टॉलमेंट कब है? ईयर के एंड में। तो ईयर के एंड तक आपने ये एसेट यूज किया ना, तो यूज किया तो डिप्रिशिएट होगा। तो मैं बोल रहा हूं थर्ड ईयर का डिप्रिशिएशन अभी मार के खत्म करो ना, बाई डेप्रिसिएशन। 12,581 का 10% कर दो, 1258 हो जाएगा। भले ही रिपोजिट हो रहा हो, किंतु रिपोजिशन से पहले मैं एक साल पूरा यूज किया तो साल भर का डेप्रिसिएशन तो करूंगा। दूसरा बात, यहां तक सारे बच्चे एट पा रहे हैं क्या अकाउंट में? ये कुछ बच्चों का हाथ चल रहा है, मैं रुका हुआ हूं। हो गया? अच्छा, अब इधर देखो वेंडर में। अच्छा, मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट देना कब था? थर्ड ईयर के एंड में ना। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट तो ड्यू करना ही चाहिए आपको ईयर के एंड में, तो बाई इंटरेस्ट। एंड यू नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरा कितना अभी? 9166। 1833 हो गया। यहां तक कोई खास तकलीफ, डाउट्स? अब सुनो ना, अगर नॉर्मली पैसा देते तो मैं टू बैंक करके निकल जाता, बोलो, पर मैं पैसा तो नहीं दे पाया, तो पैसा के बदले वो एसेट ले जा रहा है, तो टू एसेट अकाउंट, और एसेट का नाम क्या है? मशीनरी। टू मशीनरी, ब्रैकेट में लिख दो, ये रिपोजिट हो गया। किंतु दिस रिपोजिशन शुड टेक प्लेस एट विच वैल्यू? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ वेंडर, मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे जो आएगा भाई। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 11,000 में 1 रुपया कम। क्या ये बात सबको समझ में है? मैं यहां पर आपके समझने के लिए, आप बोलो तो ऐसे लिख दिया, जल्दी समझ लो। क्या ये बात समझ में है? बिकॉज रिपोजिशन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट विच वैल्यू? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर। तो मेरा बैलेंस अभी था 10,999 हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कहां दिखाएंगे? मशीनरी अकाउंट। तो मैं मशीनरी अकाउंट में जाके लिख रहा हूं बाय हायर वेंडर अकाउंट। मशीनरी में बाय हायर वेंडर वैल्यू कितना था? 10,999। इधर में 12,581 है, माइनस 1258 माइनस 10,000 है यार। ए भाई साहब, एक डिफरेंस आ रहा है 324 का क्रेडिट साइड में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, लॉस। इसको कौन से अकाउंट में डालोगे? पीएल में डालो। बस फुल रिपोजिशन के बाद एसेट अकाउंट में बैलेंस बचेगा, डिफरेंस या तो प्रॉफिट या तो लॉस है। और भाई सेकंड हैंड एसेट में जनरली लॉस ही आना चाहिए, प्रॉफिट का चांसेस थोड़ा कम है। सामने वाला जो एसेट लेके जा रहा है, सेलर है, वो बेवकूफ तो है नहीं, वो तो उस चीज का एक्सपर्ट होगा ना। वो कभी कम वैल्यू का चीज लेके जाएगा क्या? तुम लॉजिकली समझ रहे हैं ना? अगर उसका धंधा ही है तो उसको अच्छे से पता है, तो वो जो लेके जाएगा सही वैल्यू पे लेके जाएगा, लॉस क्यों खाएगा? तो बायर बेचारा लॉस खाएगा, लॉस तो हमेशा बायर ही खाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में प्रॉफिट नहीं आ सकता, पर जनरली लॉजिकल यही है कि सेकंड हैंड एसेट में प्रॉफिट आने का चांसेस थोड़ा कम ही लगता है, तो लॉस के ही चांसेस ज्यादा। बोलो कैसा लगा ये सब? एक बार हायर वेंडर अकाउंट दिखाइए, लीजिए एक ही बार दिखाइए।
एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको फुल रिपोजिशन समझ में आ गया ना? क्योंकि अगला चीज जो मेरे को दिखाना है वो है पार्शियल रिपोजिशन। मगर आज समय इतना नहीं लग रहा कि मैं सिखा दूं, मैं सोच रहा एक बार सिखा ही देता हूं। नहीं अभी है मेरे पास 20 मिनट तक, हो जाएगा हो जाएगा। सुन के रखो, सम नहीं करेंगे आज, किंतु बताना तो पड़ेगा ही, बहुत इजी सा बात है। हाँ तो फ्रेश मुंह से सम करेंगे एकदम आके। हाँ आज समझते हैं, कल सम करेंगे, एकदम सही है। ये अभी हमारे पास अभी है कुछ 20 मिनट करीब मेरे पास टाइम है, तो हम लोग कर सकते हैं। यहां तक सबका लिखना हो गया था? अब लिखिए केस नंबर 2, और ये है पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन बोले 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बोलना ही नहीं है। मैंने पार्शियल रिपोजिशन कब होगा आपको समझाया था, याद है? जब एक ही एसेट होगा क्या पार्शियल रिपोजिशन हो सकता है? यानी एक से ज्यादा होना चाहिए। तो एक से ज्यादा मतलब कितना? 2 या 2 से ज्यादा। तो ऐसे बोले पार्शियल रिपोजिशन तभी हो सकता है जब 2 या 2 से ज्यादा एसेट इन्वॉल्व हो। उसमें होगा ये कि मान ले मैं परचेजर हूं, मैं 5 एसेट खरीद के लेके आया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो ट्रांसपोर्टर हूं, मान ले वो ट्रक चाहिए, मैं 5 ट्रक खरीद के लाया था हायर परचेज सिस्टम में। अब इसका 3 इंस्टॉलमेंट देना था, पहला 2 दे दिया, लास्ट वाला डिफॉल्ट कर गया। जैसे डिफॉल्ट कर गया तो तुरंत दौड़ के आएगा कौन? वेंडर। बोले भैया पैसा, मैं बोला हाथ खड़ा कर दिया, पैसा नहीं है, धंधा खराब चल रहा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डाउन है, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फिर बोलेगा हम सारा एसेट लेके चले जाते हैं। बोला क्या कर रहे हो भाई, यही तो धंधा है, मेरा इंटेंशन खराब नहीं है। मेरा बात समझो, देखो बिजनेस वर्ल्ड में ना ऊपर नीचे होता है, ये सबको पता है, और एक दूसरे को सब हेल्प भी करना चाहता है। मेरा बात समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम उसको बोले भैया तुम अगर लेके चला जाएगा, यही धंधा यही से खत्म हो जाएगा, मेरा इंटेंशन है तुमको देने का, मैं दूंगा यार कमा के तुमको, तुम थोड़ा टाइम तो दे भाई मेरे को। तो बोलेगा नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो लेके जाएंगे। तो हो सकता है 5 में से 3 तो उठा के लेके चला गया, 2 तो छोड़ दिया। तो अब जो 2 तो छोड़ दिया, 2 तो मेरे पास रह जाएगा, मैं उसको यूज करके धंधा करूंगा, कमाऊंगा और आगे पैसा दे दूंगा। अब सोच के देख, जब पार्शियली हो रहा है, 5 में से 3 ट्रक उठा के लेके गया ना एसेट। जब हम एसेट खरीद के लाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? ये हम परचेजर के बुक्स में याद है ना, एसेट खरीद के लाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एसेट टू हायर वेंडर। आज अगर वो उठा के लेके चला गया तो एंट्री क्या होना चाहिए? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, यही होगा। ये अभी तो यही सिखाए थे, तो हम थोड़ी ना बोल रहे हमको नया सिखाए। असली कहानी क्या होता पता है? ये वैल्यू कॉन्सेप्ट। पिछले बार तो हम लोग सब सेटल कर दिए थे, जो एसेट उठा के ले गया बोला सेटल, बस देना लेना खत्म। किंतु आज तो देना लेना खत्म नहीं, अभी भी तो उम्मीद बाकी है। वो बेचारा 2 एसेट छोड़ के गया है उम्मीद में कि बाकी का पैसा चुकाएंगे हम। तो क्वेश्चन है ये कौन सा वैल्यू पे लेके जाएगा? तो आंसर है इट इज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू बोला? बहुत लोग इसको अग्रीड वैल्यू नहीं बोल के इसको मार्केट वैल्यू बोल देते, बहुत लोग इसको मार्केट वैल्यू नहीं बोल के फेयर वैल्यू भी बोल देते। तीनों वर्ड चलता है, अलग अलग बुक में तुमको अलग अलग वर्ड मिलेगा। किसी बुक में पढ़ोगे लिखेगा अग्रीड वैल्यू, किसी बुक में क्या मिलेगा? मार्केट वैल्यू, किसी में क्या मिलेगा? फेयर वैल्यू। सब एक ही है, तीनों एक ही है। सीधा सीधा बात है, सुनो ना, तुम वेंडर है, तुम कौन है? मैं हूं परचेजर। अब मान लो तुम ट्रक उठा के लेके जा रहे, अब ये ट्रक का टोटल 3 इंस्टॉलमेंट था, कितना था? 3। हम पहला दे दिए थे, दूसरा दे दिए थे, तीसरे साल के एंड में हम तुमको नहीं दे पाए, तुम आया मेरे से लेने के लिए ये ट्रक। अब ये ट्रक कितना पुराना हो गया? 3 साल पुराना। तो तुम आके बोल रहा है हम ट्रक ले जाएंगे, ले जाइए, और क्या चाह रहा है, मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो बोला कौन से वैल्यू में लेना देना हो? तो हम बोल रहे हैं तुमको, सुनो ना, ट्रक पे हम 10% करके डिप्रिसिएशन के 3 साल का, उसके बाद जो वैल्यू है मेरे बुक्स में, अरे मैं एसेट अकाउंट बनाता हूं ना, मैं बोला उस वैल्यू में दूंगा। तुम बोल रहे पागल हो क्या, कैसे यूज किया ट्रक देखा है? जानवर जैसे यूज किया हो तुम लोग। 10% के हिसाब से वैल्यू, इसका जो वैल्यू तुम्हारे बुक्स में ना वो सही नहीं दिखा रहा है, तुम्हारा बुक्स में वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है। मेरे हिसाब से 20% डिप्रिसिएशन होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए वैल्यू।
फिर हम बोलेगा नहीं ज्यादा होना चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा बार्गेनिंग होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज का क्या होता है? बार्गेनिंग होता है। तो मैं अपना एसेट जब छोड़ने वाला हूं, मैं क्या चाहूंगा? ज्यादा वैल्यू में छोड़ू कि कम में छोड़ू? ज्यादा में। मेरा एसेट जा रहा है ना भाई, मैं बोलूंगा लाख रुपए लगेगा, तुम बोलेगा नहीं हम 50,000 रुपए देंगे। थोड़ा मारपीट, मारपीट मतलब बातूनी वाला मारपीट होगा। फिर लास्ट में एक वैल्यू डिसाइड हुआ 80,000 मान, ये वैल्यू को बोल देंगे अग्रीड वैल्यू। अरे जिस वैल्यू में दोनों पार्टी अग्री किया एसेट को लेने में, उसको क्या बोल देंगे? अग्रीड वैल्यू, या फिर मार्केट वैल्यू बोल देंगे, या फिर फेयर वैल्यू बोल देंगे। नहीं समझ रहा? समझ रहा है ना? तो भैया ये ठीक हो रहा, मैं समझाता हूं। मान लो जैसे ये मेरा एसेट है। अब मान लो मेरे पास एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए, 5 ट्रक का वैल्यू है ये। अच्छा ये 3 साल के बाद क्या है? तब होने के बाद। नहीं समझा? ऐसे ही मेरे पास हायर वेंडर अकाउंट है, हायर वेंडर अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा हो, कम बैलेंस, मान ले कितना बैलेंस ले, मान ले 4 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हो फॉर एग्जाम्पल, बोल ऐसे रैंडम फिगर्स। देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हम पैसा नहीं दे पाए तभी रिपोजिशन होगा। तो सबसे पहले तो तुम इस एसेट का थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कर दो। नहीं समझ? अब मान लो मेरा डेप्रिसिएशन 10% करके है, तो मैं 50,000 का डेप्रिसिएशन कर दूंगा। और इंटरेस्ट भी तो ड्यू होगा ही बाई इंटरेस्ट। मान लो इंटरेस्ट भी 10% है, तो तुम 4 लाख का 10%, 40,000 इंटरेस्ट भी मार देना। अब तुम मेरे से एसेट उठा के लेके जाए, कौन से वैल्यू में ले जाएगा? अग्रीड वैल्यू में। तो अग्रीड वैल्यू के लिए लोग क्या करता है, एग्जाम में बताता हूं वो लोग क्या करता है, वो लोग तुमको ना एक नया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देगा। जैसे मैं हूं परचेजर, मेरे बुक्स में मैं 10% डेप्रिशिएट करता हूं, किंतु तुम वेंडर है, तुम बोलेगा नहीं 10 नहीं होगा, 50% होगा डेप्रिसिएशन। फिर लड़ाई झगड़ा होकर डिसाइड होगा रेट। मान लो रेट डिसाइड हुआ 30%, मेरा बात समझा? तो मैं क्या करूंगा, वो एसेट का वैल्यू निकालूंगा एज पर 30%, मतलब एसेट का कॉस्ट ले लेंगे और 3 साल का 30 करके डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, करके एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? अग्रीड वैल्यू। समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझाने के लिए। मान ले अग्रीड वैल्यू 2 लाख रुपए आया, कितना गया? 2 लाख। तो मैं एंट्री करूंगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, उसको पकड़ा दिया 2 लाख रुपए। मतलब ऐसा सोचो 2 लाख रुपए दे दिया, किंतु पैसा नहीं देके क्या दे दिया? एसेट दे दिया। और यहां पर ये लिखेगा बाई एसेट, कितने रुपया? ओह यार मैं क्या कर रहा हूं आज, बाई हायर वेंडर 2 लाख रुपया। मेरा बात समझा? मैं बोला गया 2 लाख में दे दिया एसेट। किंतु एक बात समझो, जब एसेट ये लेके गया मेरे बुक वैल्यू में तो लेके नहीं गया, बुक वैल्यू से अलग वैल्यू में लेके गया, तो रिपोजिशन के वक्त प्रॉफिट लॉस आएगा। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट लॉस? बुक वैल्यू के साथ टेक ओवर वैल्यू, आई मीन मार्केट वैल्यू को कंपेयर कर। बताओ ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ था यहां पर, ये 5 लाख, ये कितने ट्रक का वैल्यू था? हाँ मैंने एग्जांपल बोला था 5, इस 5 ट्रक पे कितना डेप्रिसिएशन कर दिया? 50, पांचों पे गया ना। तो मैं बोलूं मेरा आज इस ट्रक का वैल्यू, 5 ट्रक का वैल्यू 450 है, तो एक ट्रक का वैल्यू मेरे लिए कितना है? एक ट्रक का वैल्यू के लिए डिवाइड बाई 5 करेंगे। अरे समझ रहे हैं ना मेरा बात? एक ट्रक का वैल्यू क्या हो गया? डिवाइड बाई 5। कितना ट्रक उठा के ले गया? नहीं 3 बोले थे ना, 3 ट्रक लेके गया था, तो 3 ट्रक ले गया वो मेरा। तो 3 ट्रक का वैल्यू कितना बनता है? 270। तो जो मैं बोल रहा हूं जो ट्रक लेके गया है उसका मेरा बुक में वैल्यू कितना था? 270। और उसका मार्केट वैल्यू कितना था? मार्केट वैल्यू तो 2 लाख में लेके गया मेरा। तो सोच मेरे बुक में जो चीज 270 का है मैंने उसको दे दिया कितने में? 2 लाख में। तो 70 का प्रॉफिट की लॉस, इसको बोलते हैं लॉस ऑन रिपोजिशन। और लॉस ऑन रिपोजिशन है ना, वो चुपचाप कहां डाल देना? पीएल अकाउंट में डाल। ये मेरा बात समझ रहा है ना? लॉस ऑन रिपोजिशन पीएल में डाल दे। और पीएल में डालने के बाद आपके एसेट अकाउंट में एक बैलेंस बचे। कितना बैलेंस बचा जरा कैलकुलेटर चला के चेक करो। $1,80,000। और जानते हो 1,80,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बचा हुआ एसेट का वैल्यू। मतलब इट इज द बुक वैल्यू ऑफ
रिमेनिंग एसेट, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, शॉर्टकट तरीका, 5 लाख में से 50 गया तो 450 ही था, कितने एसेट का वैल्यू, कैलकुलेटर चला, 5 एसेट का अगर 450 है तो 1 एसेट का कितना होगा, 450 बाई 5 90, मेरा बचा हुआ कितना है 2 एसेट, तो 2 एसेट का वैल्यू कितना होगा, ये वही बच्चा, मेरा बात समझा। अब हायर वेंडर अकाउंट का क्या होगा, हायर वेंडर में एसेट दे दिया, बैलेंस कर लीजिएगा, अब आपका बैलेंस 440 माइनस 2 लाख कितना बचेगा 240। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, अब अगले साल सुनो ना, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ये हायर वेंडर का जो भी बैलेंस बचा होगा वो बैलेंस बचेगा, हायर वेंडर, वेंडर को पैसा देना बाकी है, तुम चुपचाप अपना इंटरेस्ट ड्यू करना और फिर पेमेंट करना। भैया क्यों बताओ, वेंडर क्या सारा एसेट उठा के लेके गया था, 2 छोड़ा था ना, क्यों छोड़ा था, इस बात पे ना कि फ्यूचर में वो कमा के देगा, तो भैया फ्यूचर में तो इंटरेस्ट जोड़ के वो पेमेंट करेगा, तो मतलब नॉर्मल हो जाएगा, बस 1 साल एसेट जाएगा किंतु अगले साल वही इंटरेस्ट ड्यू करके पेमेंट करके दिखा दे। एंड ऑब्वियस सा बात है अगले साल इस एसेट पे डेप्रिसिएशन जरूर करना, भाई 2 एसेट बचा है तो अगले साल यूज किया है ना, यूज किया तो डेप्रिसिएशन होगा, अगले साल डेप्रिसिएशन कर दो। देखो काम का बात क्या क्या है, एक एक करके नोटिंग कर लेते, करें नोटिंग, रेडी है सारे बच्चे, हेडिंग लगा रखे आप लोग, केस 2 पार्शियल रिपोजिशन, सारा बच्चा अब 2 लाइन लिख लो, इसी में समझ में भी आ जाएगा, 2 लाइन लिख लो समझ में भी आएगा। देखो पार्शियल रिपोजिशन, पार्शियल रिपोजिशन can take place when there are 2 or more assets. The journal entry will be, एंट्री तो वही है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से वैल्यू में टेक ओवर होता है, या तो मार्केट वैल्यू बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम क्या है फेयर वैल्यू, और एक नाम क्या है अग्रीड वैल्यू। एग्जाम क्वेश्चन में ना अग्रीड वैल्यू निकालने का पूरा कहानी आपको देगा, हम लोग आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। अच्छा पहला पॉइंट, रिपोजिशन इज मेड एट मार्केट वैल्यू, या फिर बोल दो फेयर वैल्यू, या फिर क्या बोलोगे अग्रीड वैल्यू। एक ही वर्ड का 3 अलग अलग नाम है, सिनोनिम है, हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। आफ्टर रिपोजिशन asset account will show a debit balance, में क्या लिखा तुम समझा, इधर देखो एक बार, इधर देखो, लास्ट में एसेट अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस बचेगा, और ये डेबिट बैलेंस क्या है रिमेनिंग एसेट का बुक वैल्यू, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं। आफ्टर रिपोजिशन एसेट अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस, reposition is made at market value, fair value, agreed value. After reposition asset account will show a debit balance which represent क्या represent करता है book value of remaining asset, book value of remaining asset। तीसरा, अच्छा रिपोजिशन होगा तो उसमें प्रॉफिट लॉस ऑन रिपोजिशन आएगा ना, अभी ये वाला समझाया था, इधर देखो हम लोग निकाले थे ना 70,000, क्या क्या कंपेयर किया था बोल तो, ये 270 क्या था बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के साथ क्या कंपेयर किया था मार्केट वैल्यू, किसका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कंपेयर कर रहा है
एसेट रिपोजिट का। तो जो एसेट रिपोजिट हो रहा है उसका बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कंपेयर करो, डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट लॉस है उसको कहां डालेंगे, पीएल में। लिखो ये पॉइंट भी, नहीं तो भूल जाओगे। ए डिफरेंस बिटवीन book value of asset repossessed and market value of asset repossessed represents profit or loss on repossession, profit or loss on repossession। बस एक लास्ट पॉइंट है उसका खत्म। एसेट अकाउंट का चर्चा हो गया, किंतु एक बात बताओ मेरे को, ये सब होने के बाद, रिपोजिशन होने के बाद वेंडर में एक बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस का क्या करोगे, छोड़ दोगे ऐसे, अगले साल जाके इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करोगे, यही तो करना है ना। तो बस ये बात भी लिख लो जो मिस नहीं हो जाए। बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट आफ्टर repossession will be paid together with interest in next year। इंटरेस्ट जोड़ के अगले साल पे कर देना चुपचाप, खत्म बात। क्या सम भी करना है आज? नहीं नहीं बस हो गया भैया बस, ठीक है। किंतु सुनो, ये नोटिंग जो करवा दी एक बार रिवाइज करके आना, अगले दिन इस कहानी को फिर आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज रिवाइज करके आना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा।